जय हिंद दोस्तों। ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। इससे पहले हम लोग मगध साम्राज्य स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, एकदम कहानी की तरह समझिएगा। और आज से एक नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है। क्या, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके लास्ट में 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का उससे रिलेटेड एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इधर से कंप्लीट ये भी हो जाएगा और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहानी की तरह सुनना, ठीक है। देखिए, मौर्य वंश का जो शासन काल है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। ठीक है, मौर्य वंश का शासन काल कितना है? तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, यानी बीसी यानी ईसा पूर्व होता है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। फिर समझिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, होता क्या है कि नंद वंश हम लोग जब पढ़ रहे थे तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कहानी की तरह समझेंगे, वो समझिएगा। अब समझिए कहानी की तरह से, ठीक है, एकदम डिटेल से। होता क्या है कि जब मगध पर नंद वंश का शासन होता है उस समय भारत में सिकंदर का आगमन होता है। किस समय? जब नंद वंश का शासक घनानंद मगध पर शासन कर रहा होता है उस समय सिकंदर का आगमन होता है भारत पर। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण या भारत पर सिकंदर ने अभियान कब स्टार्ट किया? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर का असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर का असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर। इसने आक्रमण कब किया भारत पर? 326 ईसा पूर्व में। जब सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का जो शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद था। अब हम लोग समझेंगे। देखिए, सिकंदर का एक चैप्टर अलग है, मैं चैप्टर को अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ, एक हल्का सा झलक मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर को जानना ज़रूरी है। क्योंकि सिकंदर एक लंबा चौड़ा है टॉपिक, लूसेंट की तरह छोटा नहीं है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोग जितना ज़रूरी है वो उतना जानते हैं। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस। क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट पूछता है ये। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। और सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति के बारे में पूछेगा तो होगा निर्याकस, और सिकंदर के थल सेनापति के बारे में पूछेगा तो होगा सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप। और सिकंदर की माँ का नाम क्या था? तो ओलंपिया। ठीक है, और पत्नी का नाम था रेक्सोना। देखिए, जो ओलंपिक मैच होता है, ओलंपिक गेम होता है, ठीक है, ये सिकंदर की माँ के नाम पर ही पड़ा है। उनका नाम था ओलंपिया। ओलंपिया से ही ओलंपिक गेम होता है, याद रखिएगा। और सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, पत्नी का नाम रेक्सोना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। जब आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, ये हम लोग का हो गया भारत का नक्शा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है तहसीला, जो अभी पाकिस्तान में है, उस समय पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा होता था, यानी हमारे भारत देश का हिस्सा होता था पाकिस्तान। तो तहसीला में उस समय राजा होते थे आम्भिक। ठीक है, जब सिकंदर आक्रमण करता है तहसीला पर तो वहाँ के राजा कौन थे? आम्भिक। ये बहुत ही डरपोक, बहुत ही अय्याश किस्म का राजा था। ये क्या करता, देखता कि सिकंदर आक्रमण करता है, ये बिना लड़े हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा कमजोरी था कि बिना लड़े हुए सिकंदर की अधीनता को स्वीकार। अरे लड़ाई, आप राजा हैं, आप इतने बड़े सेना के मालिक हैं, इतने बड़े राज्य के मालिक हैं, अब लड़ाई कीजिए। लेकिन क्या करता है आम्भिक? बिना लड़े हुए
सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहला कौन राजा था जिसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया? तो वो था राजा आम्बिक। कहाँ का राजा था? तो तसीला का राजा था। इसने सिकंदर की अधीनता के स्वीकार कर ली तथा सिकंदर का साथ देने लगा। ये अधीनता तो स्वीकार कर लेता है राजा अम्बिक, और उसके बाद बोलता है कि ठीक है, आप पराक्रमण कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद तसीला के बाद सीधे पहुंचता है पंजाब के पास सिकंदर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तसीला को जीत लिया, आम्बिक को हरा दिया, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, सिकंदर पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करता है। क्या करता है? तसीला को जीत कर फिर पंजाब के रास्ते पहुंचता है। तो पंजाब का शासक होता है वहाँ पर पोरस। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही योग्य शासक होता है। कौन? तो पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है झेलम नदी किनारे। झेलम को वैदिक सभ्यता में वितस्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसको ग्रीक भाषा में हाइड्रोस्पीच के नाम जानते हैं, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ झेलम नदी किनारे। तो झेलम का युद्ध बोल सकते हैं, या वितस्ता का युद्ध बोल सकते हैं, या इसको हाइड्रोस्पीच का युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी किनारे या वितस्ता नदी किनारे या हाइड्रोस्पीच की नदी किनारे युद्ध होता है। इसमें सिकंदर की जीत होती है, पोरस की हार होती है। लेकिन फिर भी पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर उसका राजपाट लौटा देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा राजपाट लौटा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक तरफ राजा पोरस हार चुका है, उसे अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। एकदम कहानी की तरह समझिएगा। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य होता है, ठीक है। सिकंदर के गुरु कौन हो गए? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हो गए, याद रखिएगा। मैं सिकंदर एक टॉपिक है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना जरूरी है, कहाँ से कैसे आया ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? तो तसीला में। तसीला के शासक कौन थे? तो आम्बिक। क्वेश्चन फिर आएगा कि किस राजा ने बिना लड़े हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार के लिए भारत में? तो वो था राजा आम्बिक। कहाँ का राजा था? तो तसीला का राजा था। उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो झेलम नदी का युद्ध बोल सकते हैं, या वितस्ता नदी का युद्ध बोल सकते हैं, या हाइड्रोस्पीच नदी का युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अब देखिए मेन पॉइंट, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। देखिए पहला बात है कि सिकंदर बहुत जगह को जीता, उसकी सेना थक चुकी थी, पहला बात। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जितनी सेना थी उनमें ये अफवाह फैला दिया गया था कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा उसे कई तरह की बीमारी हो जाएगी या वो मर जाएगा, ठीक है। ये वरदान है, ऐसा अफवाह फैलाया गया था कि ये वरदान या अभिशाप बोलिए जो भी है, ये ब्यास नदी को जो भी पार करेगा कई तरह की बीमारी हो जाएगी, अब वो कुछ दिनों में मर जाएगा। ये जब बात फैली सैनिकों में तो एक तरह का सैनिक को डर भी बैठ गया दिमाग में। दूसरा बात, वो सैनिक बहुत थक भी चुके थे, इसलिए उसने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, किस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया? तो ब्यास नदी को, ठीक है। कौन नदी को? ब्यास नदी को, याद रखिएगा। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, जब सिकंदर मगध पर आक्रमण करता है उस समय मगध का जो शासक होता है वो होता है घननंद, ठीक है। और तसीला के जो गुरु होते हैं चाणक्य। तो जब चाणक्य को पता चलता है कि सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला है, तो ये बात मगध के जो शासक होते हैं घननंद, उनको जाकर बताना चाहता है। कौन? चाणक्य बताना चाहता है। तो उनके दरबार में जाता है, लेकिन घननंद मदिरा में इतना लीन होता है, इतनी लड़कियों में घिरा होता है, डांस मुजरा चलते रहता है और शराब का बहुत बड़ा आदी होता है। कौन? घननंद, ठीक है। फिर भी जाकर चाणक्य उनको बताता है कि देखिए सिकंदर आक्रमण करने वाला है, हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए। इस बात को गुस्सा आता है किसको? घननंद को, कि तुम एक ब्राह्मण होकर एक राजा को तुम एडवाइस दोगे क्या करना क्या नहीं करना। अपने सैनिकों को घननंद आदेश देता है कि इसकी शिखा यानी इसकी चोटी को पकड़कर इसको बाहर निकालो। उनका जो सेनापति होता है उसको चाणक्य के शिखा को यानी चोटी को पकड़कर उनको बाहर निकालता है। इस बात का बहुत बड़ा अपमान होता है किनको? चाणक्य को, और उनकी शिखा खुल जाती है। वहीं पर चाणक्य प्रण लेते हैं कि जब तक तुमको हराऊंगा नहीं मैं, किसके बारे में? घननंद को बोलते हैं चाणक्य के, कि जब तक मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं तब तक अपनी शिखा यानी अपनी चोटी बांधूंगा नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, चाणक्य इस अपमान का बदला लेना चाहता है और लेते भी हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं और जो नंद वंश का अंतिम शासक होता है घननंद, उसको हरा कर
मौर्य वंश की स्थापना करते हैं मगध पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर कब बैठा, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, इनके पिता का नाम था कपिल और माता का नाम था मूरा। किनके बारे में, देखिए पूरे कहानी को तरह समझिएगा, क्योंकि फिर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, अच्छा समझ कर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, तो कपिल था, माता का नाम था मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य मगध गद्दी पर कब बैठा, तो 322 ईसा पूर्व में। किसको हरा कर बैठा, तो नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर गद्दी पर बैठा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस किसे कहते हैं, तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो इसके बारे में किसने पता लगाया, तो विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सेंड्रोकोटस का मतलब होता है शक्तिशाली शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस का अर्थ क्या होता है, तो शक्तिशाली शासक। किसने पहचान किया, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, उसके बाद एंड्रोकोटस, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य। तो एंड्रोकोटस जो शब्द है इसकी पहचान प्लूटार्क ने की। ठीक है, किसने की, प्लूटार्क ने की, प्लूटार्क ने की। ठीक है, याद रखिएगा। एंड्रोकोटस का मतलब क्या होता है, तो एंड्रोकोटस का मतलब होता है अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वामी। और सेंड्रोकोटस का मतलब होता है शक्तिशाली शासक, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की। और एंड्रोकोटस का मतलब होता है अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वामी, जिसकी पहचान प्लूटार्क ने की। ठीक है, और मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, मुक्तिदाता। ठीक है, यूनानी आक्रमण से मुक्ति दिलाने वाला, कहाँ से, तो यूनानी आक्रमण से मुक्ति दिलाने वाला मुक्तिदाता नाम दिया गया है। इसकी पहचान किसने की, तो B.A. स्मिथ ने पहचान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, इसका मतलब होता है शक्तिशाली शासक, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने। एंड्रोकोटस का मतलब होता है अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वामी, इसकी पहचान प्लूटार्क ने। मुक्तिदाता, इसका मतलब होता है यूनानी आक्रमण से मुक्ति दिलाने वाला, इसकी पहचान B.A. स्मिथ ने की। ठीक है, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार अच्छा है, और फिर टेस्ट होगा इसी से, इसलिए पॉइंट को याद कीजिए, उसके बाद ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार या प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। देखिए चाणक्य जैसा गुरु आज तक ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य न मिलता तो चंद्रगुप्त मौर्य न कहलाते, याद रखिए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला कोई भी ऐसा इंसान था तो वो था चाणक्य। हम लोग भी बहुत कुछ सीखना चाहिए चाणक्य से, बहुत बड़ी अच्छी नीति है। चाणक्य नीति पढ़िएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और इनको नाम से जानते हैं, चाणक्य को अजय नाम से, कौटिल्य नाम से, दुर्जनसम नाम से भी जाना जाता है। फिर समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, और नाम से जाना जाता है चाणक्य को, एक नाम से जाना था अजय, कौटिल्य, दुर्जनसम, ये सब नाम है किनका, तो चाणक्य का नाम है। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या सलाहकार थे। ठीक है, यह पुस्तक भारत में राजनीति की पहली पुस्तक है। यह 15 भागों में बटा हुआ है। देखिए 3-4 क्वेश्चन है, नाम है अर्थशास्त्र लेकिन है राजनीति की पुस्तक। क्वेश्चन आएगा कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, भारत में पहली राजनीति की पुस्तक कौन है, तो अर्थशास्त्र है। किसके द्वारा लिखा गया, तो चाणक्य के द्वारा लिखा है। कितने भागों में बटा गया अर्थशास्त्र, तो 15 भागों में। कितने भागों में, तो 15 भागों में। याद रखिएगा, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। देखिए चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। कितने प्रकार के दास का वर्णन, तो 9 प्रकार के दासों का वर्णन। किस पुस्तक में, तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति या प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। ये VBI ही, याद रखिएगा। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ये सप्तांग सिद्धांत था क्या, देखिए
अपनी पुस्तक में इन्होंने बताया है कि एक राज्य को चलाने के लिए, एक साम्राज्य को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक अच्छा राजा होना चाहिए, एक अच्छा सेनापति होना चाहिए, और जो जनपद होना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से बना होना चाहिए, उसका दुर्ग यानी जो किला होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, और उन जो राजा के मित्र होने चाहिए एकदम घनिष्ठ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और कोष जो होना चाहिए, जो इनकम का जो स्रोत होना चाहिए एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। जो भी अपराधी अपराध करे तो दंड बराबर मिले, ठीक है। तो इस तरह से सब सिद्धांत को बताया किसने, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। राजा अच्छा, सेनापति अच्छा, जनपद अच्छा, दुर्ग यानी किला अच्छा, मित्र राजा का मित्र कैसा वो भी बहुत अच्छा, और कोष यानी कि जो इनकम का स्रोत होना चाहिए किस किस ढंग से होना चाहिए सब बताया गया है, और जो अपराध करे उसे दंड कैसा मिले ये सब बताया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में दिया गया ये बीबीआई है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना इटली के मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती, एकदम बीबीआई है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा यहीं पर। ये चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उनकी तुलना इटली के मैकियावेली, ठीक है, इटली के मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि अर्थशास्त्र की तुलना किस पुस्तक से की जाती है, द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ के राइटर हैं, तो इटली के। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात यानी जिसको सौराष्ट्र बोला जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किसके लिए, तो सिंचाई के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि सौराष्ट्र यानी गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। उसके बाद वहाँ का जो उस झील का वो सौराष्ट्र का जो गवर्नर बनाया पुष्यगुप्त को बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, और उसकी देखरेख के लिए वहाँ का गवर्नर किसको बनाया, तो पुष्यगुप्त को बनाया। सुदर्शन झील का निर्माण किस लिए कराया था, तो सिंचाई के लिए कराया था, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जल सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जल सेनापति, देखिए मैं बता चुका हूँ सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जल सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है। कब होता है, तो 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ठीक है। हारने के बाद अब क्या करता है, देखिए दिमाग लगाता है सेल्यूकस निकेटर। कोई भी चाहेगा अपनी बेटी का एक योद्धा से शादी करें, तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी बेटी हेलेना, जिसको कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं, हेलेना को कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं, तो हेलेना किसकी बेटी थी, तो सेल्यूकस निकेटर की। तो क्या करता है सेल्यूकस निकेटर, अपना राजदूत भेजता है मेगास्थनीज को अपनी बेटी हेलेना का शादी का प्रस्ताव लेकर। इस प्रस्ताव को चाणक्य कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य मान लेता है। देखिए चाणक्य बहुत ही बुद्धि वाला होता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम उसकी बेटी से शादी नहीं करते हो तो वो सेल्यूकस निकेटर बार बार आक्रमण करेगा। अगर तुम एक बार शादी कर लोगे तो तुम उसके दामाद बन जाओगे और कोई भी अपने दामाद पर आक्रमण कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ, 305 में हुआ। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, हेलेना या कार्नेलिया। हेलेना को ही कार्नेलिया नाम जैसे जाना जाता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज, ये याद रखिएगा। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के दिए। देखिए सेल्यूकस निकेटर अपनी जो पुत्री होती है हेलेना या कार्नेलिया, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और दहेज के रूप में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। पहला कौन सा, तो हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार। फिर समझिए, हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार, ठीक है। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है। सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत दिया, हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार। इसके बदले क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। देखिए याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म की शिक्षा ली थी, तो जैन धर्म की। किससे, जैन गुरु भद्रबाहु से, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पुजारी था, इसी कारण जैन धर्म का पहला सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया।
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, ये क्या करता है, इसी के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में जैन धर्म का पहला सम्मेलन होता है। कब होता है, तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता अपने पहले जैन धर्म के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र करता है। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक भाग श्वेतांबर, एक भाग दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। इसने यूनानी भाषा में इंडिका पुस्तक लिखी। कई बार पूछता है एग्जाम में, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी का पीटी हो, या कई भी, चाहे ग्रुप डी कहानी हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। किस पुस्तक को लिखी, तो इंडिका पुस्तक को लिखी। इसी इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था लकड़ी का बना था। ये भी कई बार पूछता है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था किस चीज का बना था, लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस घटना को जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। ये एकदम VVI है, ये एकदम VVI है। ठीक है, देखिए होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जब देखते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया, तो अपने जैन गुरु भद्रबाहु को लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चल जाते हैं। ठीक है, वहाँ एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी। कहाँ, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वो क्या करते हैं, उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। जैन धर्म में इस घटना को संलेखना विधि या संथारे विधि कहते हैं। अभी तमिलनाडु में बहुत विवाद आया था आज से साल 1.5 साल पहले। संलेखना विधि या संथारा विधि को अपना कर लोग मतलब अपने प्राण को त्याग दे रहे थे, और अपने प्राण को त्यागना या आत्महत्या करना कानूनी अपराध है। इसी पर बहुत विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला गया था। ठीक है, तो बस इतना जानना है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। किस पहाड़ी पर, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। किस विधि से उसने अपना त्याग दिया शरीर को, तो संलेखना या संथारा विधि। कौन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। इस तरह से 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में होती है। अब हम लोग मौर्य वंश पढ़ लिए, अब हम लोग टेस्ट देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना आप लोग को याद हुआ है, कितना अच्छा से आप लोग समझे हैं। टेस्ट दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। घननंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घननंद, उसको हराने में चनक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी को मैं शामिल किया हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बोलिए या सलाहकार बोलिए कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या सलाहकार था वो थे चाणक्य, याद रखिएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम जो था ऑप्शन आपके सामने है। तो इनमें से जो चाणक्य का अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था। क्या नाम था, देखिए दीर्घर्षम भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है, अजय भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है और चाणक्य भी नाम है, सब इन्हीं का नाम है। तो ऑप्शन के अनुसार विष्णुगुप्त सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। कब होता है, 305 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। देखिए मैं बताया वही क्वेश्चन आया है। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये थे भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही जैन धर्म की शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। कहाँ के थे ये, तो यूनान के रहने वाले थे मेगास्थनीज। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
कौन थे ये? तो ये सेल्यूकस निकेटर के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। कितने भागों में बटा गया है ये? तो 15 भागों में बटा गया। ये राजनीति की पुस्तक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र जो है राजनीति की पुस्तक है, ये 15 भागों में बटा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको चाणक्य ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य करता है और इसका देखरेख के लिए उपगुप्त को नियुक्त करता है। एकदम VBI क्वेश्चन है। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये कि इतना अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा ना, कैसों घुमा कर क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ये किस पर आधारित है? तो राजनीतिक नीतियाँ। देखिए नाम है अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन किससे रिलेटेड है? तो राजनीतिक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर गुजारे, याद रखेगा। इनकी जो मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा। इसे संलेखना या संधारा विधि कहते हैं। जितना बार रिकॉल कीजिएगा, ऐसा आप सेट मार के जा नहीं सकते हैं। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। ये जरूरी नहीं कि हमें याद है, रिवीजन करने से ही एग्जाम में क्वेश्चन छूटता है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था और पिता का नाम कपिल था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया? ये थी कार्नेलिया। ये इन्हीं को हेलेना के नाम से जानते थे। देखिए 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उनका विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजता है। चाणक्य के कहने पर इसको स्वीकार कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज़ का बना हुआ था? एकदम VBI क्वेश्चन है ये। तो ये लकड़ी का बना होता है। किसके अनुसार? इंडिका पुस्तक के अनुसार। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आते थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? ऑप्शन आपके सामने है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये झेलम नदी या बितस्ता नदी बोलिए या हाइड्रोस्पीज का युद्ध बोलिए। झेलम का युद्ध बोलिए या बितस्ता का युद्ध बोलिए या हाइड्रोस्पीज का युद्ध बोलिए, इसको बोल सकते हैं हम लोग। भारत में किस राजा ने सिकंदर की अधीनता सबसे पहले स्वीकारी? तो ये था तक्षशिला का राजा आम्बिक। कौन था? तक्षशिला का राजा आम्बिक था, जो बहुत डरपोक और बहुत अय्याश था। सिकंदर जैसे ही आक्रमण करता है, इसके डर से उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है बिना लड़े हुए। तो भारत में सबसे पहले अधीनता किसी का स्वीकार करता है तो इस आम्बिक है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय तक्षशिला का राजा कौन था? सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, कब करता है? तो 326 ईसा पूर्व में करता है। उस समय तक्षशिला का राजा कौन था? तक्षशिला का राजा था अंबिक है, और ये बिना लड़े हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। सिकंदर का थल सेनापति कौन है? सिकंदर का जो थल सेनापति वो है सेल्यूकस निकेटर। कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन है? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, याद रखिएगा। और निर्याकस कौन है? तो सिकंदर का जल सेनापति। ठीक है, जल बोल सकते हैं, नौ सेनापति बोल सकते हैं, या जल सेनापति बोलते हैं। तो सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस, आई गुरु हो गए कौन? अरस्तु, याद रखिए। किसके? तो सिकंदर के। सिकंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा एक दिन। अंतिम क्वेश्चन है ये, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो 298 ईसा पूर्व में होती है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के द्वारा, इसे संलेखना या संधारा विधि कहते हैं।
ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे आपको दरोगा का सेट प्रैक्टिस भी मिलेगा। और ये जो सीरीज चल रहा है ये भी सीरीज चल रहा है, जल्द ही संविधान का भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट आने वाला है और आप लोगों को दरोगा सेट प्रैक्टिस पर डे मिलता रहेगा। इसलिए प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में क्या जाता है, मेहनत बहुत लगता है, बस एक बार लाइक तो कीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।